बायोलॉजी का पिता मालूम है ना किसको कहते हैं? अरस्तु को। तो भले ही बायोलॉजी के पिता अरस्तु हैं, जीव विज्ञान के, लेकिन सबसे पहले आज हम जीव विज्ञान शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जीव विज्ञान पढ़ने के पीछे बहुत सारा उद्देश्य छिपा हुआ रहता है हम लोगों का। पृथ्वी पर हम लोगों का जो मतलब अस्तित्व है, यानी कि जीवों का, हम लोगों ने जीवों को दो तरह के भागों में, यहाँ पे रहने वाले पदार्थों को दो भागों में बांट दिए, एक सजीव एवं निर्जीव। हम लोग अपने हिसाब से, हम लोग जब किसी मशीन को देखते हैं, किसी भी मशीन को, तो उस मशीन में, अब जैसे आप रोबोट का नाम सुने होंगे, रोबोट एक प्रकार का मशीन ही है। रोबोट एक मशीन की तरह वो काम करता है, उसमें जैसा फंक्शन हमने लगा दिया उस हिसाब से वो काम करता है। पर इंसान के पास एक बहुत खूबसूरत सा चीज़, बहुत ही भगवान ने एक ऐसा चीज़ हम लोग को दिया हुआ है, वो है दिमाग। हम लोग के पास एक ऐसा चीज़ है दिमाग, जिसके ज़रिए हम सोच सकते हैं, सोच करके समस्याओं को हल कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या को, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ दिमाग कहता है कि यार इसकी मदद करनी चाहिए। मोशन, इमोशन, भावना, ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर आती हैं, एक मशीन के अंदर ऐसा नहीं होता है। मशीन को इंसान ने चाहा कि मशीन को भी इंसान जैसा बनाए, और आज भी चाहता है कि यार कोई ऐसा मशीन रहता जो हमारा सारा काम कर देता, हमारे मन की बात को समझता। आपके घर में काफ़ी गरीबी है, या गरीबी नहीं, आप बहुत धनी मनी भी, एक धनी मनी भी आदमी है, बहुत पैसा वाला भी है, फिर भी वो सुख चैन से नहीं जी रहा है, रात को नींद नहीं आ रहा है, काफ़ी टेंशन में है। वो अपने दुख की बातों को किसी को शेयर नहीं कर पा रहा है। काश कोई ऐसा होता जिसको हम अपना बात शेयर कर पाते। ऐसा कोई मशीन ही होता जो हमारे समस्या को सॉल्व कर देता, पर आज तक अफसोस इंसान कोई ऐसा मशीन नहीं बना पाया। पर जिसने भी हमें बनाया है, अगर हम लोग अपने आप को ही मशीन समझ लें, तो हम लोग एक ऐसे मशीन है जो खुद से नए नए चीज़ों का, नए नए समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास हर तरह का, मतलब हम लोग के पास माइंड जो सबसे बड़ा चीज़ है। तो बायोलॉजी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हम अपनी सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, इस वातावरण को समझना, हमें अपने शरीर के बारे में समझना कि हमारे शरीर में क्या क्या है। याद रहे कि ये चैप्टर, ये जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, या इस मतलब क्लास में हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें समझने वाले हैं हम लोग आगे चल कर के, जो आपको जानना बहुत अनिवार्य है, जिसके कारण आप समाज में सुरक्षित रह पाइएगा, बातों को समझ पाइएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपने आप को जानने के लिए, जीवों को जानने के लिए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए ही जीव विज्ञान को पढ़ा जाता है। नाम है जीव विज्ञान, जीव के बारे में जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका शुरू होता है मेन आपका 10 क्लास का सिलेबस, जो अब हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पहले अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। जैव शब्द जीव शब्द के लिए ही यूज होता है। जीव में कोई भी जीव हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, हम लोग भी हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसे समझने से पहले आपको समझना होगा कि गति की क्या होती है। अब गति जनरली हम लोग ये सुनते हैं, कोई आदमी चल रहा है, ये पंखा चल रहा है, हमारे हाथ इधर उधर मूव कर रहे हैं, है ना, तो ये सब गति है। कोई चीज़ एकदम ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है, ये घर, ये रूम, कल आओगे तो भी यहीं मिलेगा, परसों आओगे तो भी यहीं मिलेगा, किसी भी दिन आओ ये यहीं पे तुमको मिलने वाला है। क्या कहेंगे, ये गति में है? नहीं, ये विराम में, रेस्ट में। तो हमारी आंखें जो देखती हैं, जो चलती हुई नज़र आती हैं, तो हम उसे गति में बोल देते हैं। बात समझ में आ रहा है?
पर हमारी आँखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं देख पाती हैं। उसको पता करने के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत होती है और उसके बाद हम उस सबूत के आधार पर कहते हैं कि यार इसमें भी गति होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं दिखती हैं, फिर भी हम महसूस करके पता लगा ही लेते हैं किसी भी तरह कि हाँ जी चीज़ें गति करती हैं। जैसे आप इस गति को समझिए, जो दिखता है वो है दृश्य गति। जो दिखे उसको हम क्या बोल सकते हैं? दृश्य गति। जैसे किसी मनुष्य का चलना, किसी जानवर का चलना, हाथ का हिलना आदि, ये सब क्या है? दृश्य गति। दृश्य मतलब समझ रहे हो ना आप? जो दिखे, जो अभी आपको दिख रहा है। अब एक गति आपके सामने है, अदृश्य गति। अदृश्य गति, इसका मतलब क्या? जो नहीं दिखे। इसका हमने एक और नाम रखा है, आणविक गति। क्यों आणविक गति नाम है, इस बात को समझिए। आप इसके पहले शायद पढ़े होंगे कि हमारा पूरा शरीर जो होता है वो कोशिका से बना होता है, ठीक है? कोशिका से बना होता है, तो कोशिका में देखा जाए तो कोशिका में भी प्राण रहता है ना? कोशिका भी दो तरह के हो सकते हैं, एक मरे हुए और एक जिंदा। तो हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं भाई। तो कोशिका में भी अगर आप भोजन करते हो तो आपके भोजन के द्वारा कोशिका को भी ऊर्जा मिलती है, उसमें भी पाचन होता है, ठीक है? तो कोशिका को क्या आप देख पाते हो? ऐसे अपनी आंखों से देख लोगे शरीर की कोशिका कैसी दिखती है? हाथ को देखकर बता सकते हैं कि कैसा दिखता है कोशिका? नहीं बता सकते। कोशिका बहुत छोटी होती है, ठीक है? तो कोशिका दिखती नहीं है, फिर भी कोशिकाओं में गति होता जरूर है, वो भी मूव करते हैं, ठीक है? तो कोशिका में पाचन का होना, श्वसन का होना, उत्सर्जन का होना, ये सब चीज़ें होती तो हैं, पर क्या हम देख पाते हैं? नहीं। तो इसे हम लोग कौन सी गति कहेंगे? अदृश्य गति कहेंगे। बोलो, समझ में आया? या आप इसे क्या कह सकते हैं? आणविक। आणविक कहने के पीछे कारण ये है कि आणविक शब्द अणु से आया है। अणु कैसा होता है? वो भी बहुत छोटा होता है, जो हमें दिखता नहीं है। तो कोशिका की जगह पे कौन सा शब्द ले लिया गया है? आणविक। तो आणविक गति कहो या अदृश्य गति। ये गति समझ में आ गया? अच्छा, अब हम बात करते हैं जैव प्रक्रम का, कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि वैसी सभी क्रियाएं जो जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवन को बनाए रखने का तात्पर्य ये है कि जैसे आपसे हम बोले कि जीवन को बनाए रखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। हम जीना चाहते हैं, हमारा शरीर एकदम फर्स्ट क्लास स्वस्थ रहे एकदम, तो इसके लिए मुझे सांस लेना पड़ेगा कि नहीं? लेना पड़ेगा। यानी श्वसन क्रिया हमेशा क्या होना चाहिए? होते रहना चाहिए। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब हुआ कि हम जो चीज़ खाएं, जो पिए, है ना, उस सब चीज़ का जो त्याग है, जो चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं उसका बाद में क्या होना चाहिए? त्याग। माने उसका जो ऊर्जा हमको मिल गया शरीर को, तो बाकी जो मल मूत्र है वो सब जो होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं? उत्सर्जन। बात समझ में आया? तो ये भी जरूरी है। पाचन, जो भोजन हम कर रहे हैं उससे हमारे शरीर में भोजन का क्या होना चाहिए? पाचन। अब भोजन भी किए और पाचन हो ही नहीं तो वोमिटिंग हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। जो चीज़ खाना खाए उसका पाचन ही नहीं हुआ, तो अगर नहीं हुआ तो शरीर को ऊर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा? आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, आपको बीमारियां होने लगेगी। और क्या ज़रूरी है? गति। गति तो समझ ही रहे हो, हमारे शरीर के अंदर खून का बहना। खून भी तो कोशिका से बना है। खून अगर न बहे तो क्या होगा? आदमी जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो गति, हमारे शरीर के अंदर हर तरह की गति जो होती है ज़रूरी है, वो सब एकदम होना ही चाहिए। और क्या ज़रूरी है? जनन। जनन का मतलब समझ ही रहे हो, संतान की उत्पत्ति, है ना, वो क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा क्या? संवेदन।
हमें संवेदन यानी महसूस होना चाहिए। जैसे हमको कोई छुआ तो हमको पता चलना चाहिए कि हमें कोई चीज़ छुआ है ना। हमें गर्मी का आभास होना चाहिए, ठंडी का आभास होना चाहिए। ठंड का आभास होने के लिए जब ठंडी का मौसम है तो लगना चाहिए कि मुझे ठंड लग रहा है। गर्मी का मौसम आए तो लगना चाहिए कि गर्मी लग रहा है। नहीं तो ऐसे पेशेंट को जो कुछ नहीं लग रहा है उसको तो कहते हैं कि लकवा मार दिया है, तो वही तो बीमारी हुआ ना, तो वो कितना दिन जिंदा रहेगा? जिंदा नहीं रहता है लकवा वाला पेशेंट। तो संवेदन भी ज़रूरी है। दूसरा चीज़ वृद्धि। वृद्धि का मतलब हुआ कि आपके शरीर के अंदर या शरीर के बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हाथ, आप बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसके लंबाई में परिवर्तन, हाथ के लंबाई में परिवर्तन, चेहरा में परिवर्तन, सब में लगातार क्या होते रहना चाहिए? परिवर्तन। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, गति, जनन, ये सब चीज़ें क्या हैं? जय प्रक्रम है। समझ में आया? और जय प्रक्रम के लिए एक और चीज़ का आवश्यक है। हमें वैसी सभी क्रियाएं जो जीवों में जीवन के बनाए रखने के लिए क्या है? आवश्यक है। श्वसन आवश्यक है, श्वसन के अलावा उत्सर्जन आवश्यक है, और क्या? पाचन आवश्यक है, गति आवश्यक है, जनन आवश्यक है, और क्या आवश्यक है? संवेदन आवश्यक है, और वृद्धि आवश्यक है। इन सबों को मतलब टोटल लगभग 7 गो होगा। तो ये सातों चीज़ आवश्यक है। और साथ ही साथ हमारा अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब होता है, अभी अभी थोड़ा देर पहले पंखा खराब हो गया था, नट ढीला हो गया था, उसको टाइट किया गया। नहीं करते तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता ना जी। वैसे ही हमारे शरीर में अगर हमको कहीं घाव हो जाए या कहीं कट जाए तो क्या करना चाहिए? हमें वहाँ पर मलहम लगाना चाहिए, दवा खाना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, तभी ना वो ठीक होगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुरक्षण। मतलब 7वें चीज़ के बाद अगर कोई 8वां चीज़ है तो वो क्या है? अनुरक्षण। मतलब आप अपने शरीर की रक्षा भी करिए। अगर कहीं बाई चांस, देखो शरीर अपनी रक्षा शरीर खुद करता है, लेकिन शरीर की रक्षा भी आपको अपने हिसाब से दिमाग से सोच के करना होगा कि आपको कुछ कट गया, फट गया, बीमारी हो गया, तो उसके हिसाब से दवा लेना चाहिए। तो ये क्या है? अनुरक्षण। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमको अपने जीवन को बनाए रखना है। तो 7 तरह की क्रियाएं और साथ में अनुरक्षण, ये करना ही पड़ेगा। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जय प्रक्रम में। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? जय प्रक्रम अब से पूछा जाए तो क्या कहिएगा? कोई बता सकता है कि जय प्रक्रम क्या होता है? तो सीधे सीधे हम लोग बोलेंगे कि जीवन को बनाए रखने के लिए, है ना, जीवन को बनाए रखने के लिए जिन क्रियाओं को किया जाता है, जिन क्रियाओं को किया जाता है, उन क्रियाओं को ही हम लोग जय प्रक्रम कहते हैं। साथ ही साथ जय प्रक्रम के अलावा क्या भी आवश्यक है? अनुरक्षण भी आवश्यक है। तो इन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है? जय प्रक्रम। आपसे हम पूछ दें तो सेम टू सेम ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी भाषा में भी इस चीज़ को बोल सकते हैं। समझ में आया? जय प्रक्रम क्या है? तो सीधे सीधे बोलो, जीवन को बनाए रखने के लिए जिन क्रियाओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? जय प्रक्रम। जय प्रक्रम के अलावा उसमें अनुरक्षण की भी आवश्यकता है। अर्थात शरीर को नुकसान पहुंच जाए, कट जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए जो दवा की ज़रूरत होती है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि जीवन बना रहे। बोलो, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। जय प्रक्रम एवं अनुरक्षण के लिए कौन कौन सी क्रियाएं जरूरी हैं, ये आपका एक क्वेश्चन हमने किया कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैंने अभी अभी आपको ये सब चीज़ बताया कि जय प्रक्रम में एवं अनुरक्षण के लिए क्या जरूरी है। तो जरूरी क्रियाएं निम्नलिखित हैं। एक है आपका श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, गति, जनन, संवेदन, वृद्धि। टोटल कएगो? 7। ये 7 आप लोग को पूरा बढ़िया से याद कर लेना है। मैं नेक्स्ट डे आप लोगों से पूछूंगा। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अब अच्छे से समझिए, किसी जीव द्वारा, तो आप अपने आप को ही जीव मान लीजिए, आप ही जीव हैं, हम भी जीव हैं, और हमको किन कच्ची सामग्रियों का, कच्ची शब्द जो हो रहा है, यूज हो रहा है, कच्ची शब्द और पक्की शब्द, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं, कच्ची शब्द का मतलब ताज़ा ताज़ा, ऐसा नहीं कि उसको भुना हुआ या बना करके, ठीक है। तो कच्ची शब्द किसी भी
खाने युक्त पदार्थ के लिए ही हम कच्चा शब्द प्रायः यूज कर रहे हैं। समझ में आया? तो कच्ची शब्द यहाँ पे ताज़ा ताज़ा चीज़ के लिए यूज किया गया है। ठीक है, सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो आप बताइए, जीवों को अगर जीना है तो उनको तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है? भोजन। भोजन नहीं लीजिएगा तो जी पाइएगा? नहीं जी पाइएगा। भोजन एकदम लेना ही पड़ेगा। और भोजन का उपयोग जब हम करते हैं तो इससे आपको क्या मिलता है? ऊर्जा प्राप्त हुई। तो पहला बात तो ये ज़रूरी है कि सामग्री के रूप में हमें सबसे पहले ज़रूरी है भोजन, जिससे हमें क्या मिले? ऊर्जा। दूसरा चीज़ क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो शरीर के अंदर पाचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। समझ में आया? ऑक्सीजन नेसेसरी है हमारे अंदर पाचन जो क्रिया होता है भोजन का, उसके लिए। समझ में आ गया? तो इसलिए और क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन। फिर आपको पाचन में ज़रूरी नहीं कि खाली ऑक्सीजन ही यूज होगा। भोजन अगर खूब खाली खा लो और पानी मत पियो, पानी पीवे मत करो, भोजन खा के छोड़ दो, तो पाचन में दिक्कत होगा। समझ में आया? तो इसलिए भोजन कर लेने के बाद हमें पानी का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, यानी H2O का उपयोग होता है। इससे भी क्या होता है? पाचन भी होता है और अन्य क्रियाएं भी सुचारू रूप से होती है। समझ में आया? अन्य शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हैं, जैसे आप सोचिए पानी का अगर आपको कमी हो जाए तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और इसके अलावा पानी का बहुत अगर कमी होने लगेगा तो मुंह में छाला पड़ने लगेगा, तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं, पेट का बीमारी होने लगता है। इसलिए भरपूर मात्रा में आपके शरीर में पानी भी होना ज़रूरी है। समझ में आया? खास करके दिमाग बहुत अच्छा से काम करे, इसके लिए पानी भी ज़रूरी है। शरीर में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ होता है? दिमाग में। बात समझ में आ गया? अब हम लोगों को ये आप लोग चलिए, अभी टाइम तो नहीं है, लेकिन ये दो गो चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा फिर। ठीक है, पोषण शब्द क्या है समझ लीजिए। पोषण का मतलब आप समझिए। पोषण शब्द का सीधा सीधा हम लोग अपने ठेठ भाषा में भी पोषना ये शब्द सुने हुए हैं। तो पोषने के लिए क्या? पोषण का मतलब हुआ, जैसे बड़ बुजुर्ग लोग अपने बेटा बेटी को बोलता है कि तोरा के पाल पोस के जवान कर देनी यही दिन खातिर, ऐसे बोलता नहीं है। तब पाल पोस के का कर दिया? मतलब उसको ज़िंदगी भर जब तक वो है उसके पास खिलाया पिलाया ही ना किया। समझ में आया? तो यहाँ पे पोषण शब्द का मतलब समझिए, जीवों को स्वस्थ करने के लिए या स्वास्थ्य के लिए और विकास के लिए आवश्यक भोजन देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मान लीजिए कि कोई लड़का है, छोटा बच्चा है, उसको बड़ा करना है तो समय तो लगेगा उसमें। अब बड़ा करना है, खाना पीना कुछ दे नहीं, यहीं बड़ हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। तो उसको बड़ा होने के लिए, विकास के लिए या वृद्धि के लिए क्या ज़रूरी है? पोषण ज़रूरी है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि पोषण तो होगा तो किस चीज़ से होगा? तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे भोजन के रूप में, तो उसको हम लोग, अब पूछा जाए कि पोषक तत्व क्या है भाई? पोषने के लिए जो चीज़ का ज़रूरत करेगा, जो ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोषक तत्व। तो सीधे सीधे पोषण के स्रोत जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, लवण आदि को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। आप खाना जो भी खाते हैं क्या खाते हैं? यही सब तो खाते हैं। आपको लगता होगा कि आलू, धनिया, प्याज ये सब खाते हैं, भाई उसी सब चीज़ में तो ये सब पाया जाता है। आलू खाओगे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट का मतलब का ग्लूकोज, भरपेट ग्लूकोज मिले। ग्लूकोज आपको जहाँ से मिल रहा है समझो कि वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पहचान है। समझ में आया? वसा, तेल युक्त पदार्थ जितना भी खा रहे हो, तेलीय पदार्थ जितना भी खा रहे हो, वो सब में क्या है? वसा है। विटामिन फल में मिलता है, फलों में मिलता है, साग सब्जी में मिलता है। लवण, लवण का मतलब हुआ कि नमकीन चीज़, जो भी चीज़ खाते हो तुम, जो चीज़ खाए थोड़ा सा नमकीन लगा, थोड़ा सा तीखा टाइप के लगा, वो सब क्या है? लवण खनिज है। तो यही सब चीज़ ना हम लोग खाते हैं। दलमोट, हाँ वही। तो ये सब चीज़ ही ना हम लोग खाते हैं जीवन में, कि जहर खाते हो? नहीं। तो ये सब क्या है? पोषक तत्व। खाने के लिए तो दुनिया में बहुत सारा चीज़ है, जहर भी है, तो जहर पोषक तत्व होगा? हाँ, ये पूछ सकता है कि जहर पोषक तत्व है कि नहीं?
नहीं तो पोषक तत्व मरो पोषक तत्व है। हाँ, जहर खा मर जा, समझ में आया। तो ये चीज़, अब इसके आगे की कहानी हम लोग अगले दिन देखेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, सो आप लोगों ने नोट किए। जय प्रक्रम में दृश्य गति समझा था। दृश्य गति का मतलब क्या होता है भाई? दृश्य गति का मतलब होता है जो चीज़ हम अपने आँखों से देख ले रहे हैं कि वो चीज़ गति कर रही है, तो वो क्या है? दृश्य गति है। जो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं फिर भी उसमें मूवमेंट होता है, जैसे हमारे शरीर की कोशिकाएं। अच्छा, इसके अलावा भी दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले, अभी ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं, गति नहीं करती हैं, पर किसी जगह पे जा कर के गति करना शुरू कर देती है। ऐसे चीज़ों को वायरस के नाम से जाना जाता है। वायरस का तो नाम सुने होंगे, कोरोना वायरस नाम सुने हो। पता है ये अगर कहीं पे है तो वहाँ पे मरा हुआ है, वो मरा है वो। अब कैसे भाई? तुम तो समझते हो कि कोई चीज़ अगर यहाँ पे ऐसे है, रुका हुआ है, गति नहीं कर रहा है, तो आप उसे कौन सा गति कहोगे? माने विराम कहोगे ना, रेस्ट में। तुम गए, थोड़ा सा छू दिए, हाथ में आ गया या चिपक गया, जैसे यहाँ आया चलना शुरू कर दिया वो, अब वो मूव करना शुरू कर दिया, समझ में आया? जिंदा हो गया। तब उसे क्या कहोगे? मरा हुआ कहोगे कि जिंदा कहोगे? नहीं, अब क्या कहेंगे समझ में नहीं आ रहा। अब पहले अब वही चीज़ फिर बाहर निकाल दो, फिर वही हाल। बाहर अगर निकाल दो तो फिर वही हाल। बाहर तो इसे निकलता नहीं है, शरीर में चला गया तो चला गया। बात समझ रहे हो? तो वो उसका कैटेगरी कुछ ऐसा है कि ना उसे हम सजीव बोल सकते हैं ना निर्जीव बोल सकते हैं। लाइक ऐसे कि इधर हिंदुस्तान और इधर पाकिस्तान, हम यहाँ खड़े हैं बीच में। बताओ हम कौन से देश में खड़े हैं? हाँ, यस, ना तो हिंदुस्तान ना ही पाकिस्तान, डायरेक्ट कहाँ खड़े हैं? बॉर्डर पे। वायरस भी कुछ ऐसा ही है, ना वो मरा हुआ है और ना ही वो जिंदा है। बात समझ में आया? तो वायरस बहुत खतरनाक चीज़ है, आगे बताएंगे आपको इसके बारे में। अदृश्य गति मतलब समझ रहे हो? जिस चीज़ में मूवमेंट हो रहा हो, हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, वो भी है। जय प्रक्रम जीने के लिए जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, है ना, जीवन को बनाए रखने के लिए, और अनुरक्षण, ये सब क्या है? जय प्रक्रम। जय प्रक्रम के लिए हमें क्या क्या जरूरी है? श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, गति, जनन, संवेदन और वृद्धि, ठीक है। इसके अलावा हम किसी जीव द्वारा किन किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग करते हैं? तो भोजन का करते हैं, ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, पाचन के लिए H2O का उपयोग करते हैं, पाचन एवं अन्य सभी क्रियाओं के लिए। पोषण क्या है भाई? तो पोषण का मतलब हुआ कि जीवों को अगर मतलब कि स्वस्थ रहना है और उनमें विकास हो, तो उसके लिए आवश्यक भोजन अगर आप उसको दे रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो आप उसका पोषण कर रहे हो। आप अपने शरीर को दे रहे हो तो आप अपने शरीर का पोषण कर रहे हो। समझ में आया? और पोषक तत्व किसको कहना चाहिए भाई? तो पोषक तत्व का मतलब हुआ पोषण का जो स्रोत है, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, जो भी है खाने पीने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, लवण, ये सारी चीज़ें जो हम लोग बोलते हैं जो खाने में पाया जाता है प्रायः, ठीक है। तो ये सब क्या है? पोषक तत्व। अब मैं कहूँ का साइनाइड का गोली पोषक तत्व है क्या? साइनाइड तो जहर है, चखोगे खत्म, है कि नहीं? तो क्या ये पोषक तत्व होगा? नहीं। बारे बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। अच्छा, अब पोषक तत्व को हम टाइप समझा रहे हैं। पोषक तत्व को हम लोग टाइप को समझे तो पोषक तत्व मुख्य रूप से हमारे दैनिक जीवन में 3 तरह के हो सकते हैं। पहला वो जो हमारे शरीर को इतनी ऊर्जा दे कि हम दिन भर काम कर सकें, कोई भी काम, चल फिर सके, दिमागी कोई कसरत करना हो, कोई सवाल बनाना हो, किसी से बात करना हो, है ना, थोड़ा सा दौड़ जाना हो, खेत में कुछ काम करना हो, तो शरीर को भरपूर मात्रा में अगर ऊर्जा चाहिए तो उस तरह का पोषक तत्व में क्या होना चाहिए भाई? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, मतलब तेल युक्त पदार्थ, थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा, तेल युक्त पदार्थ प्लस में कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि जिसमें ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती हो, जिसमें ग्लूकोज का मतलब हुआ कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तीनों का मिसलेनियस हो, ठीक है। जैसे आलू खा रहे हो, आलू का सब्जी, या फिर आप रोटी खाइए, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहा है
वसा अगर किसी चीज़ से मिल जा रहा है तो आपको शरीर को ना खूब भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा ये किस तरह के पोषक तत्व हैं, ऊर्जा देने वाले, और इनको हम किस नाम से जानते हैं? ऊर्जा खाद्य पदार्थ। आपसे पूछा जाए ऊर्जा खाद्य पदार्थ किसे कहना चाहिए, तो ऊर्जा देने वाले भोजन को, है ना, या पोषक तत्वों को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा खाद्य पदार्थ। ठीक है। शरीर निर्माण के लिए, अगर आपको शरीर एकदम दुबला पतला है, एकदम सा, आप चाहते हो कि शरीर में थोड़ा सा बदलाव, बॉडी बन जाए, जैसे रंजन को देखिए, इनको हम जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे खूंटी पे कपड़ा टांगा हुआ हो और बहुत बेकार लगता है हमको। मैं पहले दिखता था, अब तो ठीक ठाक हूँ मैं, समझा? आपका वही हाल है, फालतू बिना मतलब का, मतलब क्या कहे आपको। तो कहने का मतलब प्रोटीन और क्या चीज़, खनिज, ये चीज़ें अगर आप लेने लगो तो आपके शरीर में डेवलपमेंट होगा, है ना, शरीर का निर्माण होगा। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ। समझ में आया? प्रोटीन से बहुत सारी चीज़ों में शरीर में डेवलपमेंट होती है। प्रोटीन किस में पाया जाता है? हाँ, हरा साग सब्जी, दाल में, ये सब में प्रोटीन होता है। पता है, खाना बदल के भी खाना चाहिए। रोज़ एक ही खाना खाने से क्या होगा? या फिर रोज़ हर साल एक खेत में एक ही बीज बोने से क्या होगा? शरीर को एक ही पोषक तत्व तो मिलेगा, जिससे शरीर के और सारे विकास रुक जाएंगे, किसी एक में ही विकास ज़्यादा होगा। समझ में आया? अच्छा, अगर कोई खेत है उसमें हर साल आलू बोते जा रहे हो, आलू बोते जा रहे हो, तो आलू का पैदावार कम हो जाएगा, क्योंकि आलू में जो चीज़ पाया जाता है वो तो ज़मीन ने दे दिया। अब ज़मीन के पास बचा क्या? जो भी बचा कुछ था, फिर अगले साल बोए तो वो भी निकाल लिए आलू ने, फिर अगले साल आलू को बोए, तो आलू को तो बो तो दिए, अब आलू को डेवलप करने के लिए उसको वही चीज़ चाहिए जिससे वो बड़ा होगा आलू, पर आलू छोटा का छोटा ही रह गया। क्यों भाई? क्योंकि उसे बड़ा होने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ज़मीन ने दिया क्या? नहीं, पिछले साल वाला आलू जो है वो लेके भाग चुका है। समझ में आया? यानी कि उस चीज़ का पैदावार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो खेतों में भी चीज़ों को बदल बदल के बोना चाहिए। समझ में आया? इससे पैदावार बरकरार रहता है। शरीर में भी भोजन, अब ऐसा नहीं है कि रोज़ एकदम अच्छा खाना। अब जैसे तुम लोग का क्या है, किसी को 9 को खिला, घर पे कुछ खाना बना, रोटी है, सब्जी बन गया। अब सब्जी जिस चीज़ का, अब करेला का सब्जी बन जाए तो एक ऐसा आदमी हम ना खाए, ये हमरा से हटा दो, सब नज़र से रहता, फेंक देबो न तो बस इस तरह का हो जाएगा। कोई भी चीज़ खाना पसंद नहीं है तो इस पसंद वाला बात नहीं है। कभी कभी पसंद वाला चीज़ खा लिए तो वो तो अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि सब स्वाद में अच्छा हो तो वही चीज़ खाना चाहिए। स्वाद में जौहर अच्छा है तो खा लेगा, आए पहले दो उसको कह के ले भाई खा ले, बहुत अच्छा है, और उसमें जमाल घोटा मिला दो, ठीक है, आप फिर उसको दो, खूब बढ़िया रसगुल्ला में जमाल घोटा मिलाया हुआ है, खाते गया 10 गो खा लिया, फिर उसको कहे कि भाई इसमें तो जमाल घोटा था, तो फिर तुम्हारा स्थिति दयनीय हो जाएगा। कुछ देर के बाद पेट में दर्द शुरू होगा, कहा कि अब बेकार हो गया। अब देखिए सीधी सी बात है, जामुन के समय में जामुन खूब लोग खा ले रहा है, जामुन समझते हो ना, हमने भी जामुन खाया था, ये भी पिछले समय में जामुन मैंने खूब खा लिया। जामुन मेरा फेवरेट हुआ करता था बचपन में, और धीरे धीरे फेवरेट हर साल खाते थे। इस साल जामुन भी खाए, लेकिन इस साल जब जामुन खाए तो हमारे घर के बगल में ही जामुन का पेड़ मेरा वाला बहुत बड़ा हो गया, तो खूब बहुत अच्छा तो भर पेट हो गया। उसके बाद हमको पेट में बहुत दर्द, सर में दर्द, तबीयत बहुत ख़राब, समझ में आया, मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया। उसके बाद से उधर ताकने का मन नहीं करता है मेरे को, मैं छोड़ दिया कि नहीं हो पाएगा भाई अब ना, तो उससे डर लगने लगता है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ स्वाद में अच्छा हो ज़रूरी नहीं कि वही खाना चाहिए, शरीर के लिए जो ज़रूरी है वो देना चाहिए उसको, ठीक है। घर में जो बने बिना किसी बात के नौटंकी के खा लेना चाहिए, समझ में आया। ये नहीं कहना चाहिए कि हम ना खाएं, मत खोजो क्या हो जाए। ये बात समझ में आ गया?
तीसरा, सुरक्षा प्रदान करने वाला। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो रही है, किसी भी तरह का समस्या, तो आपके शरीर को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? विटामिन। इसीलिए हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, सुरक्षात्मक। इसका नाम है सुरक्षात्मक पदार्थ, सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ भी बोल सकते हो। तो विटामिन हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। घाव हो गया, फुंसी हो गया, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ये सारी समस्याओं से निजात पाना है तो आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाने की वजह से ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को मिलती रहनी चाहिए। तो हम लोगों ने आज बहुत अच्छे से जान लिया कि पोषक तत्व के 3 तरह के मुख्य रूप से टाइप होते हैं, जिससे पोषण में बहुत सुविधा मिलती है। अगर इनमें से किसी की भी कमी हो जाती है तो पोषण में भी कमी आ जाएगी और तरह तरह की बीमारियां होने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग इसके और ज़्यादा डिटेल इसमें पढ़ेंगे। ठीक, जैसे हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि पोषण का जो प्रकार होता है, पहले हम लोग पोषक तत्व के प्रकार को समझे थे। पोषक तत्व का मतलब क्या होता है? पोषक तत्व का मतलब कि आप जो चीज़ खाना खाते हो तो उस खाने से आपको क्या क्या प्राप्त होता है। तो ऊर्जा वाला चीज़ अलग होता है और उसके अलावा शरीर निर्माण वाला अलग होता है। और ये तो आप दिमाग में रखिए, वो पोषक तत्व का प्रकार था। पोषक तत्व मतलब जो खाना खाते हैं ना, हाँ, उसमें जो अलग होता है उसका वो प्रकार था। अभी जो आप पढ़ रहे हो वो चीज़ क्या है? पोषण का प्रकार। मतलब किसी चीज़ का पालन पोषण अगर हो रहा है तो उसका पोषण किस तरह होता है, उसे क्या ज़रूरत, कहाँ से उसको भोजन मिलता है ना। जैसे हमें भोजन कहाँ से मिलता है? हमारी जो मातृभूमि है, ज़मीन है, हम इस ज़मीन पर फसल उपजाते हैं। फसल उपजा करके उस फसल से जो हम लोग को बीज अन्न प्राप्त होता है, उस अन्न से हम लोग को भोजन मिलता है। वही अन्न हमारे लिए क्या है? भोजन है। तो हम लोग किस पर निर्भर हैं? हाँ, भूमि से जो हमको भोजन प्राप्त हो रहा है, फसल पर ही हम लोग निर्भर हैं। अच्छा, ये तो हमको उससे मिल गया भाई। पर मनुष्यों में क्या सभी लोग शाकाहारी ही होते हैं? नहीं, कुछ लोग तो मांसाहारी भी होता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है फसल पे निर्भर होना, उसके जगह पर किसी दूसरे जीव का भी वो, मतलब अब हम लोग अपने जगह का बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे जगह का भी बात करोगे। अगर तुम दूसरे जगह चले जाओ तो तुमको क्या पता, तुमको तो केवल ये मालूम है कि केवल यहाँ पे चिकन और मटन होता है। और तुम यहाँ से चले जाओ तो बहुत शौकीन लोग, एक से एक लोग, हमारे देश से भी बाहर के लोग हैं। अगर आप दूसरे देश में चले जाओ तो दूसरे देश में अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। कोई भी जानवर है ना, हर तरह के जानवर को खाने वाले लोग आज के डेट में मौजूद हैं। सांप को भी, हाँ, अलग अलग जगहों पर सब लोग का अपना अपना मानना है ना। कहीं कहीं तो ऐसा कुरीति है, ऐसा नियम है कि भाई सांप खाने से सुंदरता बढ़ता है ना। मनुष्य का अलग, हाँ, बहुत सारे ऐसे कहानियाँ, बहुत सारे देशों में अलग अलग तरह के प्रचलन है। तो हम लोग उन सभी कल्चरों को भी आगे चल कर के समझते रहेंगे कि कहाँ पे क्या है, कैसा है, और इन बातों को भी समझेंगे। पहले मैं पोषण की बात कर रहा था, तो पोषण का प्रकार का बात अगर करें तो पोषण का प्रकार 2 तरह से भागों में बांटा गया है, जैसा हमें देखने को मिलता है उस हिसाब से। एक आपको स्वपोषी बोला गया, तो उस नाम में ही देखो स्व लगा हुआ है। स्व मतलब क्या? स्वयं। मतलब कि दुनिया में कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अच्छा, खुद बनाने का मतलब समझते हो? नहीं, खुद बनाने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे देखो, आपको खाना खाना है तो आप अपने हाथों के ज़रिए खाना बनाए, आपने चूल्हा जलाया, सब्जी बनाया, रोटी पकाया। क्या इसे यहाँ पे बोलना चाहिए स्वयं से भोजन बनाना? यहाँ भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन इस जगह पर स्वपोषी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सामान लिया और खुद से मतलब चूल्हा जलाया, रोटी बना लिया। रोटी बनाओगे कैसे? रोटी तुम कहीं और से ही न लाओगे। रोटी के लिए आटा की ज़रूरत पड़ेगी, आटा के लिए गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी, और गेहूं के लिए फसल उपजाना पड़ेगा ना। तो बात तो वहाँ पे जहाँ से शुरुआत हुआ भाई। तो ऐसा नहीं है कि तुमने मंत्र मारा, कुछ ऐसा कुछ किया कि अनाज अपने आप हो गया।
मक्का अपने आप हो गया, अपने आप गेहूँ हो गया, बन गया। ऐसा थोड़ी है कि गेहूँ अपने आप बना दोगे, नहीं। तो वो चीज़ का बात हो रहा है कि भोजन खुद से बनाना, उसका मतलब हुआ कि खुद से क्रिएट करना। तो अभी आप देखो, पेड़ पौधा को ले लो, पेड़ पौधा में आप खास करके इनको देखो, ये जो एग्जाम्पल कुछ दे रहे हो, खास करके हरे पेड़ पौधा के बारे में सोचो। पहले पेड़ पौधा का बात करते हैं। पेड़ पौधा, एक पेड़ लगाओ, पानी दो उसको, तो तुमने पानी उसको दिया, पेड़ लगाए और उसे तुम पानी दे दिए, तो पेड़ खूब बढ़िया अच्छा धीरे धीरे। लेकिन अगर पेड़ को पानी मिले, सूरज का प्रकाश न मिले, तो पेड़ डेवलप करता है? नहीं करता है। पेड़ को पानी अगर तुम दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पेड़ पानी लेकर के दोगे तो पानी पी जाएगा। वो उसके पास पानी अगर नहीं भी होगा ना, तो वो पानी को खींचना चाहेगा, रिसना चाहेगा आसपास से, क्योंकि पानी हो या फिर सूर्य का प्रकाश हो, सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधा को ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे हमें भी ऊर्जा प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे को ऊर्जा जब प्राप्त होता है तो वो ऊर्जा से उनकी वृद्धि होती है, वो डेवलप करते हैं। समझ में आया? उनमें फल आता है। ये सारी चीज़ें जो पेड़ पौधे खुद से ही अपने आप को डेवलप करते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे खुद के लिए अपना खेती करते हो, वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसे हम प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण बोल सकते हैं, कि प्रकाश ग्रहण करके और उससे ऊर्जा ले करके प्रकाश संश्लेषण करके पेड़ पौधे अपने आप को डेवलप करते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं कि नहीं, कि प्रकाश वो खुद से अपना भोजन बना के खुद ही डेवलप कर रहा है। बात बुझाया? शैवाल भी बहुत सारे देखे होंगे। इसके अलावा कुछ जीवाणु जिसको बैक्टीरिया बोला जाता है, 9th में आपको पढ़ने को मिला होगा साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये खुद से भोजन बनाते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि इसमें सबके सब नहीं होते। जैसे मैं पेड़ पौधा का ही ना बात कर रहा हूँ, पेड़ पौधा के लिए हर एक पेड़ पौधा खुद से भोजन नहीं बनाता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। तो भाई कौन सा ऐसा पेड़ पौधा है जो दिखने में लगता है पेड़ पौधा और भोजन खुद से नहीं बनाता? तो चोर है वो। ऐसा लगता है कि यार पेड़ पौधा है। जैसे आप मशरूम को देखो, मशरूम लगता है ना पौधा, गोबर पे बड़ा होता है, लगता है कि पौधा है, एक्चुअली वो पौधा नहीं है। समझ में आया? उसको कवक का एग्जाम्पल है, वो कवक है, ठीक है। वो लगता है पौधा पर वो दूसरे पर निर्भर है, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता, वो तो गोबर पर निर्भर है। बात समझ में आया? केवल वही नहीं, अमर बेल का पत्ता जिसको हम लोग बेहाया बेहाया भी कभी कभी बोलते हैं, आप एक वो लतर उसका फेंक दीजिए कौनो पेड़ पर, चारों तरफ फैल जाएगा। आम के पेड़ पर, तो वो आम के पेड़ से खाना बनाने लगेगा। आम का पेड़ तो खुद अपना बना रहा है खाना, किससे? सूर्य के प्रकाश से। वो खाना बना रहा है, उसका खाना कौन खा रहा है? और हमारा बड़ा होते जा रहा है, तो वो किस पे निर्भर हुआ? आम पर निर्भर किया, तो वो दूसरे का खाना खाता है। समझ में आया? तो देखने में जीव जैसा नहीं है, फिर भी वो है और वो दूसरे चीज़। ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक और चीज़ कि आपको कुछ ऐसा पेड़ पौधा के बारे में हम बताएंगे। कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो मतलब चींटियों को या छोटे छोटे जीवों को भी खा जाते हैं। उनका पहले देखो वो किस डिज़ाइन के होते हैं। पहले फूल जैसा ऐसे खिला हुआ रहेगा, जंगलों में मिलता है ना? ऐसा यहाँ पे नहीं मिलेगा, जंगलों में ऐसे रहेगा, और ये ऐसे खिला हुआ रहेगा, इसमें कांटा जैसा निकला हुआ रहता है ऐसे, और ये ऐसे ओपन रहेगा, ऐसे ओपन रहता है। और इसके पास कोई गलती से भी कोई भी चीज़ जो छोटा छोटा जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट्स बोलते हैं, कीड़े मकोड़े, अगर वो कीड़े मकोड़े पेड़ को खाते 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 यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे लोड जैसे ही बढ़ेगा तो ये सेंस कर लेता है और ऐसे फटाक से इसको बंद कर लेता है। समझ में आया? ये अपने आप फटाक से बंद हो जाएगा। अब जो भी कीड़ा मकोड़ा होगा ना, इसके अंदर कैद हो गया, और ये क्या करेगा कि अब इनको खाते खाते अंदर ही मार डालेगा। पेड़ पौधा का बात कर रहे हैं, पेड़ पौधा ऐसा होता है।
तो ये बताओ कैसा पेड़ पौधा है? ये तो जमीन से भी अपना भोजन बना ही रहा है, दूसरे से भी बना ले रहा है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, युगलिना बोल सकते हैं उसको, ऐसा भी होता है। बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये चीज़ आपने अभी जो समझा, स्वपोषी मतलब हम स्वपोषी, पोषण और स्वपोषी, ये दोनों में फ़र्क याद रखें। स्वपोषी उस जीव को कहा जा रहा है जो खुद अपना भोजन बना रहा है, और स्वपोषी पोषण जो प्रक्रिया है, ये भोजन बनाने की प्रक्रिया, जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस हुआ, तो इस प्रोसेस का नाम है स्वपोषी पोषण। समझ में आ गया? अच्छा, हाँ, पेड़ पौधा को हम क्या बोल सकते हैं? स्वपोषी, हरे पेड़ पौधा को। अब दूसरा टाइप है परपोषी पोषण। तो परपोषी का मतलब सीधा ही नाम है, पर मतलब दूसरा, और पोषी मतलब समझ रहे हो, पोषण की बात हो रही है। कोई ऐसा जीव जो दूसरे पे निर्भर है, दूसरे पे निर्भर है, उसको खुद से भोजन नहीं बनाना, तो बस जहाँ निर्भरता वाली बात आ गई तो वो क्या हो जाएगा? परपोषी। परपोषी में आप देख रहे हो, मशरूम हमने लिखा हुआ है, अभी मैंने बताया मशरूम देखने में लगता है पौधा जैसा, पर ये तो छुपा रुस्तम है भाई, ये पौधा नहीं होता, कवक होता है। अमरबेल का पत्ता अभी मैंने बताया। मच्छर तो जानवरों पे या हम पर निर्भर है, हाँ तुरंत। तो ये सब आपके परपोषी के उदाहरण हैं, ठीक है। अब हम लोगों को परपोषी को काफ़ी बेहतर तरीके से समझना है आगे चल करके, ठीक है। तो इसके और टाइप्स हैं, इसके डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट डे, कल से थोड़ा और बृहत रूप से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बस आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक। ये नोट कर लिए हैं आप लोग ना?